अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का जो पेपर है आपका, उसमें इम्पॉर्टेंट सवाल कौन से आपने तैयार करने हैं उनके बारे में आप देखेंगे। इसमें आप देखें, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्ज़ाम है आपका, उसमें आपके तकरीबन 4 क्वेश्चंस हैं जो आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। और चूंकि इसका 80 मार्क्स का जो पोर्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट वाले पेपर से आता है और जो बाकी का 20 मार्क्स का पेपर है वो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट्स में से आता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाला पोर्शन है उसमें से आपने चूंकि 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, आपने अपनी 80 मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। तो उसके लिए आपने 2024 के जो आपका एनुअल एग्जाम होगा या सप्लीमेंट्री होगा या ऑनवर्ड आपका कोई भी एग्जाम होगा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कौन कौन से सवाल आप तैयार करेंगे तो आप अपने आप को सिक्योर समझेंगे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी मुकम्मल कर ली है। उस हवाले से आप देखें, सबसे पहला सवाल जो आपने तैयार करना है, इट्स ऑल अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट की कौन कौन सी चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी तो आप कहेंगे कि हमारा मुआहदा जो है इसको लॉ इन्फोर्स करवा सकता है। इसमें आपको याद होगा कि हमने सेक्शन 10 को इलेबोरेट किया था, जिसकी वर्डिंग कुछ यूँ थी कि एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट if it is made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration for a lawful object and not declared void। ठीक है, हमने इसमें ये पढ़ा था एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, सेक्शन 10 को हमने पढ़ा था, जिसमें उसने कहा था कि वो तमाम चीज़ें आपकी कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं अगर वो फ्री कॉन्सेंट से बनाई गई हैं, पार्टीज़ की फ्री कॉन्सेंट ने वो चीज़ें एग्री की हैं, वो पार्टीज जो कि कॉम्पिटेंट थी एग्रीमेंट करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लॉफुल कंसिडरेशन थी, लॉफुल ऑब्जेक्ट था और उसको उस एग्रीमेंट को कानून ने वॉइड डिक्लेयर नहीं किया था। इन तमाम चीज़ें ये क्या है, इनके रेलिवेंट सेक्शंस क्या है, फ्री कॉन्सेंट क्या है, कॉम्पिटेंसी क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन क्या होती है, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, इन सब को आपने डिटेल में ज़रूर पढ़ना है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला सवाल आपने मस्ट प्रिपेयर करना है, आपके हर एग्जाम में ये सवाल ज़रूर आता है। अगर वो यूजुअली इस तरह से ना पूछे कि एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखें, तो वो इस तरह से ज़रूर पूछेगा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके फ्री कॉन्सेंट को फ्री नहीं रहने देते, या वो ज़रूर पूछेगा कॉम्पिटेंसी क्या है पार्टीज़ की, लॉफुल कंसिडरेशन क्या होती है, किन सूरतों में वो लॉफुल रहेगी, किन सूरतों में वो इलीगल हो जाएगी, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, उसके बाद आपकी वॉइड एग्रीमेंट्स कौन कौन से होते हैं। आपने ये सवाल मस्त तैयार करना है और डिटेल में तैयार करना है। अब उसके बाद सेकंड पर्सन देखें, टोटली रिलेटेड विद एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कॉम्पिटेंसी की बात की गई है और इसमें हमने सेक्शन 11 और सेक्शन 12 पढ़ा था जो कि डील करता है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि वो मेजर होगा, इफ ही इज ऑफ साउंड माइंड, वो पागल नहीं होगा, एंड इफ ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, और अगर उसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया। ये तीन चीज़ें अगर उसमें मौजूद हैं, यानी कि वो 18 साल का भी है, साउंड माइंडेड भी है और लॉ ने उसे डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया, तीनों चीज़ें मौजूद होंगी तो हम कहेंगे कि वो पार्टी या वो पर्सन कॉम्पिटेंट है, अहल है, कैपेबल है, उसकी क्वालिफिकेशन पूरी है, उसकी मेंटल एबिलिटी इस काबिल है कि वो किसी भी नेचर को, किसी भी काम के इफेक्ट को, उसकी नेचर को अंडरस्टैंड कर सके, वहाँ पर रैशनल आंसर दे सके जो भी क्वेश्चन उसको पुट किया जाए, और फिर हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो पार्टी कॉम्पिटेंट है। ये सवाल आपने जरूर तैयार करना है। उसके बाद तीसरा सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है वो है फ्री कॉन्सेंट, ये भी टोटली रिलेटेड विद द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कॉन्सेंट में वो पूछेगा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, इसमें वो चीज़ें एक आपको एलेबोरेट करेगा। यहाँ पे इससे लिखते हैं कि ऐसे कौन से विशिएटिंग फैक्टर हैं, ये वर्ड आपने याद रखना है, ऐसे कौन से विशिएटिंग फैक्टर्स हैं फ्री कॉन्सेंट के, यानी कि फ्री कॉन्सेंट को कौन कौन से फैक्टर्स विशिएट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, कालअदम करार दे देते हैं, नल एंड वॉइड कर देते हैं, आपके कॉन्सेंट को फ्री नहीं रहने देते। तो इसमें फिर आपने एलेबोरेट करना है, अपना सेक्शन 13 है जो कॉन्सेंट को डिफाइन करता है, 14 है आगे से ऑनवर्ड 4, 15, 16, 21 तक आपसे फ्री कॉन्सेंट। इसमें आपने चीज़ें याद रखनी है। कॉन्सेंट इज सेड टू बी फ्री, इसमें आपका 14 सेक्शन में पढ़ने जा रही हूँ। कॉन्सेंट इज सेड टू बी फ्री इफ इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कोएरियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। ये कुछ आपके एसेंशियल्स हैं, ये कुछ आपके फैक्टर्स हैं जो आपके जो कॉन्सेंट है उसको फ्री नहीं रहने देते। इसमें आप देखें कोएरियन यानी कि कोई प्रेशर डाल के आपसे साइन करवाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस जो फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप में होता है, यानी कि पेरेंट्स का बच्चों के साथ, बच्चे प्रेशर में आके इमोशनली ब्लैकमेल करके पेरेंट्स से कहते हैं कि प्रॉपर्टी हमारे नाम करवा दें, तो इसमें पेरेंट्स की कॉन्सेंट जो है वो फ्री नहीं होगी।
उसके बाद फ्रॉड के जरिए से, मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए से, मिस्टेक के जरिए से, ये सारे फैक्टर्स अगर किसी कॉन्सेंट में मौजूद है तो वो कॉन्सेंट फ्री नहीं है। अब फ्री कॉन्सेंट वाली चीज़ों में उसने आपने इस सेक्शंस को अच्छे तरीके से याद भी करना है, क्वेरियन क्या है, उसके क्या एसेंशियल्स, आपने इनको डिटेल में देखना है। मिस्टेक को वो पूछ सकता है, फ्रॉड को वो पूछ सकता है। बास पेपर्स में तो इस तरह से सवाल आएगा कि उसने पूछा हुआ है फ्रॉड में मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या एसेंशियल्स होंगे, तो आप कहेंगे आपकी कॉन्सेंट को ये जाके विशिएट करेंगे, डिटेल में तैयार करेंगे। उसके बाद चौथा सवाल है आपका वॉइड अवॉइडेबल एग्रीमेंट का। टू मच इंपॉर्टेंट है, हमने जैसे कि एसेंशियल्स में भी पढ़ा कि उस कॉन्ट्रैक्ट को लॉ इन्फोर्स फिर करता है अगर वो वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया। तो हमने पढ़ा था वॉइड एग्रीमेंट्स वो होते हैं जिन्हें सिरे से ही लॉ तस्लीम नहीं करता, जिन्हें सिरे से ही लॉ जो है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देता है, शुरू से ही कालअदम करा देता है कि ये टोटली लॉफुल लीगली बाइंडिंग नहीं है। वॉइडेबल एग्रीमेंट्स वो होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं पार्टीज की कॉन्सेंट के ऊपर, अगर वो चाहें तो वो कोर्ट में ले जाएं, अगर वो चाहें तो वो मामला खुद ब खुद हैंडल कर लें। तो वॉइडेबल एग्रीमेंट्स वो होते हैं जिनकी इन्फोर्सिबिलिटी पार्टीज पे डिपेंड करती है, वो चाहे तो कोर्ट में जाकर कॉम्पनसेशन नहीं, चाहे तो वो मामले को खुद ही देख लें। तो आपने बताना है कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जिन्हें लॉ वॉइड डिक्लेयर करता है। इसमें आपके वो तमाम एग्रीमेंट्स आ जाते हैं जो कि इनलीगल कंसिडरेशन पे हैं, जो कि इनलीगल ऑब्जेक्ट पे हैं, जिनमें आपकी फ्री कॉन्सेंट शामिल नहीं होती, जो कि आप कह सकते हैं किसी ऐसी चीज़ पे है जो कि इस्लाम के अगेंस्ट है, अन इस्लामिक चीज़ों पे है, जो कि ऐसे हैं जो कि इम्पॉसिबल इवेंट्स पे हैं, जो कि ऐसे हैं जिनके ऊपर परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, इनकैपेसिटेंट हैं, ऐसी पार्टीज हैं जिसके अंदर जो कि इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इन तमाम चीज़ों में फिर आपने देख लेना वॉइडेबल एग्रीमेंट्स, वॉइडेबिलिटी कहाँ पे आएगी, वॉइड एग्रीमेंट्स कहाँ पे आएंगे, इसको डिटेल में जरूर तैयार करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके 21 से लेकर 30 तक है इसके रेलिवेंट सेक्शंस। उसके बाद आता है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन ये रेगुलर नहीं आता सवाल, ये बास पेपर में पूछा गया, किसी के एनुअल में, किसी के सप्लीमेंट्री में, ये इंपॉर्टेंट वैसे है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता है विच डिपेंड अपॉन सर्टेन कंडीशन, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि कंडीशनल है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फिर इसमें बिल्कुल थोड़े सारे सेक्शंस हैं, 5 से 6 हैं, जो कि बताते हैं अगर वो पॉसिबल इवेंट्स कौन कौन से होंगे, इम्पॉसिबल इवेंट्स कौन कौन से होंगे, कंडीशंस ऐसी जो कि आपकी नेचर से रिलेटेड हो, यानी कि कोई बंदा कहे कि अगर बारिश हुई मेरी फसल पकेगी तो फिर मैं आपको दूंगा, यानी कि ऐसे जो कि टोटली नेचर से रिलेट करते हैं, उसके ह्यूमन का कोई भी इंटरवेंशन या ह्यूमन की कोई भी मुदाखलत नहीं होती, उसको हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, विच टोटली डिपेंड अपॉन एनी सर्टेन कंडीशन। उसके बाद फिर आपके आते हैं कुजाई कॉन्ट्रैक्ट्स, टू मच इंपॉर्टेंट है। कुजाई कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिलेटेड विद आपका ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बेसिकली तो हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी ऑफर होती है, आपकी एक्सेप्टेंस होती है, कोई भी पार्टी पहले आपको प्रपोजल देती है, उसके बाद आप एक्सेप्ट करते हैं, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन आती है, ऑब्जेक्ट होता है, पार्टी की कॉन्सेंट वगैरह चीज़ें होती है, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। लेकिन जो कुजाई कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ना तो आपकी ऑफर होगी और ना ही आपकी एक्सेप्टेंस होगी, लेकिन स्टिल आपको जो लॉ है वो बाउंड करेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट वाली सारी चीज़ें पूरी करें, उसके ओनर को तलाश करें। इसमें फाइंडर ऑफ गुड्स वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, तो इस लिहाज से फिर ये कुजाई कॉन्ट्रैक्ट वाला चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो ये पूछता है कि ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुई लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, उसको एलैबोरेट करें। तो उसमें फिर आपने टोटली कुजाई कॉन्ट्रैक्ट को एलैबोरेट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। इट्स ऑल्सो टू मच इंपॉर्टेंट, इट्स टोटली रिलेटेड विद द रेमेडीज। रेमेडी से मुराद ये कि अगर कोई इंसान आपके कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करता है, आपकी एग्रीमेंट की ब्रीचमेंट करता है, पे नहीं करता आपको जो कॉम्पनसेशन उसने रखी गई है पहले एग्रीमेंट वो चीज़ नहीं होती, तो आप क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट आपको क्या चीज़ें देगा। इसमें आपने डील करना रेमेडीज़ की। कोर्ट आपको परफॉर्मेंस का लेटर जारी करेगी अगली पार्टी को कि आप ही अपना कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप पीछे हो रहे हैं आप उसको परफॉर्म करें। कोर्ट कह सकती है कि भाई इसको डैमेजेस क्लेम करके दें, कोर्ट अगले बंदे को पनिश करवा सकती है, कोर्ट अगले बंदे को इंजंक्शंस का कर सकती है। ये टोटली फिर आपने रेमेडी से। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट की वायोलेशन करता है। ब्रीच का मतलब क्या होता है, वायोलेशन करना, उसके इनहराफ कर रहा है, मुनहरिफ हो रहा है उस चीज़ से, मुनहरिफ होगा उसे हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी रेमेडीज आपको मिलेंगी, क्या कॉम्पनसेशन आपको मिलेगी, कोर्ट आपको क्या चीज़ देगी, क्या ग्रांट करेगी, उससे आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडेमनिटी और गारंटी। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें यूजुअली डिफरेंस में वो पूछता है कि इंडेमनिटी और गारंटी में डिफरेंस क्या है। इंडेमनिटी में हमने पढ़ा था इंडेमनिटी में दो पार्टीज होती हैं, एक इंडेमनिटी फायर होता है और इंडेमनिटी होल्डर होता है। फिर गारंटी में आपकी 3 पार्टीज होती है। जैसे हमें मोबाइल लेने जाते हैं वहाँ पे वो श्योरिटी भी एक रखते हैं कि अगर हम डिफॉल्ट करके हम पेमेंट ना कर सके हमारे बिहाफ पे ये पर्सन पेमेंट करेगा। तो गारंटी में आपकी 3 पार्टीज होती हैं, एक वो प्रिंसिपल डेप्ट जो होता है, एक आपका जो गारंटियर होता है और एक आपका श्योरिटी होता है। उसके बाद इसमें डिफरेंस में यूजुअली पूछता है एजेंसी वाला आपका टू मच इंपॉर्टेंट है। एजेंसी आप इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, एजेंसी वाले मामला एजेंसी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिसके अंदर आपकी कॉन्सिडरेशन नहीं होती।
तो इसमें फिर लॉ ये पूछता है, आपका जो एग्जामिनर है वो ये सवाल करता है कि ऐसे कौन से, वैसे तो हमने बेसिकली पढ़ा है ना कि कंसिडरेशन के बगैर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन इस चीज़ की एक्सेप्शन क्या है, ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें अगर कंसिडरेशन नहीं होगी फिर भी एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करेगा, फिर भी लॉ उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करेगा। तो फिर आपने बताना है कि वो एजेंसी वाले केस में जिसमें आपकी कंसिडरेशन जो है वो नहीं होती। तो ये आपके टोटली 9 क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये 9 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपके एनुअल एग्जाम में तकरीबन 4 सवाल आपके मस्ट अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो इन सब के कॉन्सेप्ट्स बहुत ईजी हैं। वैसे जो कॉन्ट्रैक्ट लाया है वो टोटली ही बहुत ईजी है, लेकिन अगर आपने पेपर के वाले से तैयारी करनी है तो इन 9 क्वेश्चंस को मस्ट अटेम्प्ट करें ब्लैक्सटोन डिक्शनरी की डेफिनेशंस के साथ। बाकी आपके जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं, उस सेक्शन जो बेयर रीडिंग है वो मस्त लिखा करें, सेक्शन जरूर लिखा करें, उसके फिर एसेंशियल्स निकाला करें, फिर एसेंशियल्स को एलैबोरेट किया करें क्रॉस रेफरेंसेस के साथ कि बाकी लास्ट में इससे रिलेटेड क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो इसको ध्यान से देख लें, ये आपके 9 क्वेश्चन हैं जिनको आपने तैयार करना है। थैंक यू।